नेक्स्ट हमारे पास में सिंपल पेंडुलम। तो हमें मालूम है कि ये जो सिस्टम होता है इसको सिंपल पेंडुलम कहते हैं हम लोग। इसकी लेंथ एल है, ठीक है। ये ऑसिलेट करता है इस तरह से। इसका जो टाइम पीरियड है वो कितना मिलता है अपने को, 2π√L/G। T इक्वल टू 2π√L/G। तो जैसे इसमें जनरली हम लोग जी के बात करते हैं, जी फाइंड करते हैं कि जी की वैल्यू क्या होगी यहाँ, ठीक है। तो ये तो टाइम आप डायरेक्ट मेजर नहीं हो वॉच से, क्योंकि जिसको होता है वो तो वो लिख लिया था क्या आप लोगों ने? नहीं लिख लिया था क्या? नहीं सर। नहीं सर। तो टाइम पीरियड हमारे पास में ही होता है, ठीक है। तो टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं हम लोग? T/N से। N क्या है? नंबर ऑफ ऑसिलेशंस है, और T क्या है? टाइम टेकन फॉर N ऑसिलेशंस। टाइम पीरियड ये मिल जाएगा अपने को। तो यहाँ अगर मैं मान लो इसको डिफरेंशिएट करूँ तो डेल्टा टी इक्वल टू डेल्टा टी बाई एन, जहाँ डेल्टा टी स्मॉल टी, डेल्टा टी स्मॉल क्या है? ये लिस्ट काउंट होगा एक तरह से, किसका? जो स्टॉप वॉच है, यानी उसकी उसकी मैक्सिमम एरर होगी। तो अपने को टाइम पीरियड में जो एरर मिलेगी वो क्या मिलेगी? डेल्टा टी बाई एन मिलेगी। ये मेन कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। तो डेल्टा टी क्या है? ये लीस्ट काउंट ऑफ स्टॉप वॉच। तो ये माना जाता है कि जितने ज्यादा ऑसिलेशंस होंगे
उतना टाइम पीरियड में एरर क्या होगी, सबसे कम होगी। ठीक है, तो इसलिए ऑसिलेशन ज़्यादा लिए जाते हैं ताकि एरर टाइम पीरियड में कम से कम मिले। तो ये कॉन्सेप्ट है। और जैसे कैसे देखेंगे इसमें, जैसे इसमें क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग समझेंगे। तो 33 तो सिग्निफिकेंट फिगर्स रिलेटेड है। जैसे आगे चलते हैं। लिख लिया आप लोगों ने? अब मान लो जैसे कभी कभी ऐसा भी दिया रहता है, ये सिंपल पेंडुलम जो दिया है, ये लेंथ एल है और ये इसकी जो रेडियस है ये आर है। यानी जो टोटल लेंथ इसकी हो गई वो आर प्लस एल हो गई। तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा इस केस में, 2 पाई रूट एल बाई जी। ठीक है, ये इसका टाइम पीरियड होगा। और मान लो अगर अपने को जी में एरर चाहिए, जैसे क्वेश्चन है हमारे पास, तो यहाँ पे भी लिख सकते हो T=2 पाई रूट आर प्लस एल डिवाइड बाई जी। क्वेश्चन जैसे एग्जाम्पल 35 है, कह रहा कि सर्टेन ऑब्जर्वेशन वी गॉट एल इक्वल टू 23.2 सेंटीमीटर, R equal to 1.32 centimeter, and time taken for 10 oscillation was यानी n equal to 10 was यानी t equal to 10.0 सेकंड, है ना। तो और ये कुछ नहीं दिया और कह रहा है कि फाइंड द मैक्सिमम परमिसिबल एरर इन जी। तो इसका मतलब यहाँ डेल्टा एल कितना होगा, 0.1 सेंटीमीटर। यहाँ डेल्टा आर कितना होगा, 0.01 सेंटीमीटर, है ना। प्लेस वैल्यू ऑफ लास्ट नंबर देखना होता है, लास्ट डिजिट देखना होता है। उसी तरह इसका देखेंगे तो इसका डेल्टा टी कितना है, 0.1 सेकंड। तो ये हमारे पास में है। ठीक है, तो इसमें आर और वो एल वही है, तो हमें तो जी में चाहिए। तो हम क्या लिख सकते हैं, T² इक्वल टू 4 पाई² आर प्लस एल डिवाइड बाई जी, या जी इक्वल टू 4 पाई² आर प्लस एल डिवाइड बाई T²। तो यहाँ आप देख रहे हो कि सब सेपरेट हो जाएंगे लॉग लेने के बाद में। तो लॉग लेने के बाद सब सेपरेट हो रहे हैं, तब कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हो जाएगा, ये लिख लो पहले। लिख लिया? हाँ
तो यहाँ एल एन जी इक्वल टू एल एन 4 पाई स्क्वायर प्लस एल एन आर प्लस एल -2 एल एन टी। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डेल्टा जी बाई जी तो डेल्टा जी बाई जी इक्वल टू, ये तो जीरो हो गया, तो डेल्टा आर प्लस एल डिवाइडेड बाई आर प्लस एल -2 डेल्टा टी बाई टी। हम बात करेंगे मैक्सिमम परमिसिबल एरर की। तो इसने फाइंड परमिसिबल एरर इन जी, परसेंटेज बोलना चाहिए, तो अगर परसेंटेज बोलेगा तो हमें मैक्सिमम की बात करेंगे तो ये तो हो जाएगा डेल्टा आर प्लस डेल्टा एल बाई आर प्लस एल प्लस 2 डेल्टा टी बाई टी। अब अपने को यहाँ सब दिया हुआ इसमें। अब यहाँ देखो डेल्टा आर दिया हुआ, डेल्टा, अब देखो यहाँ टी इक्वल टू क्या होगा, टी बाई एन ना। तो डेल्टा टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेल्टा टी बाई एन ना, डिवाइड कर देंगे। डेल्टा टी बाई टी इक्वल टू क्या मिलेगा, डेल्टा टी बाई टी ना। तो यहाँ हम लोग स्मॉल डेल्टा टी बाई टी लिखेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास में। ठीक है, लिख लो ये। लिख लिया तो रख दीजिएगा वैल्यूज इसमें। आपको डेल्टा आर दे रखा है, डेल्टा एल मैंने सब लिख दिए हैं, है ना, ये सब लिखा हुआ है। तो यहाँ जैसे ये डेल्टा टी वाई 0.1/10 लिखना है आपको, सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा, है ना। इस तरह से करेंगे हम लोग, बाकी का भी ऐसे हो जाएगा, जैसे 36 है, 37 है, सब हो जाएगा। एक ही कॉन्सेप्ट पे है सारे। लिख लिया। हाँ। अब जैसे नेक्स्ट हमारे पास में यंग्स मॉडुलस, तो सर्च मेथड से कैसे फाइंड करेंगे किसी वायर का। इसमें क्या होता है दरअसल, यहाँ हम लोग एक रेफरेंस वायर लेते हैं, ठीक है, और यहाँ जो मास है वो 2 kg, मतलब मिनिमम मास 2 kg सस्पेंड किया जाता है, ताकि इसमें किंक ना हो, मतलब ये एकदम स्ट्रेट बना रहे वायर और कुछ नहीं। और दूसरा वायर जो है वो यहाँ लिया जाता है उतनी लेंथ का।
तो यहाँ भी हम लोग एक तरह से जो फोर्स लगाएंगे, यानी 2 kg तो होगा ही, है ना। इनिशियल में यहाँ भी क्या होगा, 2 kg तो होगा एक तरह से, ठीक। फिर धीरे धीरे हम लोग इसमें 0.5 ऐसे ऐड करते जाएंगे। तो मान लो जैसे कि इसकी लेंथ बढ़ के यहाँ आ गई वायर की, तो यहाँ हमने 2.5 kg किया। फिर मान लो लेंथ बढ़ के इसकी आ गई, तो यहाँ हमने 3 kg किया हुआ है। तो ये हमारे पास में डेल्टा एक्स है, ये भी हमारे पास में डेल्टा एक्स है। फिर से हमने मास ऐड किया, ये 3.5 kg है, और फिर से इसमें इंक्रीमेंट हुआ डेल्टा एक्स का, ठीक है। तो हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट है y इक्वल टू डब्ल्यू बाई ए डिवाइडेड बाई, तो डेल्टा एक्स तो इंक्रीमेंट है ना हर इंच उस पर, तो डेल्टा एक्स, तो इसकी जगह मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ एक्स लेता हूँ मैं, बाई इसकी लेंथ क्या है, एल है। तो यहाँ एक्स, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, तो हो जाएगा डब्ल्यू एल बाई ए एक्स है ना, यानी एक्स इक्वल टू एल बाई ए बाई डब्ल्यू है, यानी डेल्टा एक्स इक्वल टू एल ए वाई इंटू डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा डब्ल्यू क्या है, जो 0.5 हम लोग ऐड करते जा रहे हैं, उसके करस्पॉन्डिंग है क्या, और एक तरह से लेंथ इंक्रीज करती जा रही है, ठीक है। तो जब आप यहाँ ग्राफ की बात करोगे, तो हम जो ग्राफ प्लॉट करेंगे वो किस किस के बीच में ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं हम लोग, एक तो डब्ल्यू, है ना, जिसको हम लोग यहाँ दरअसल क्या बोलते हैं, डेल्टा डब्ल्यू को या डेल्टा एक्स को बोलते हैं एक्स्ट्रा लोंगेशन, और डेल्टा डब्ल्यू क्या है, एक्स्ट्रा लोड है। तो मेरे ख्याल से लॉजिक समझ में आ गया होगा। तो एक ग्राफ ऐसे प्लॉट करते हैं, उसके बाद में स्लोप को निकालते हैं। स्लोप की वैल्यू क्या होगी यहाँ, टेन थीटा। टेन थीटा किसके इक्वल होगा, एल बाई ए वाई के। तो थीटा पता है, एल पता है, ए पता है, तो वाई मिल जाएगा। तो वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ, एल बाई ए टेन थीटा। क्लियर। सर बोलिए। तो हम यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फिक्स्ड मानते हैं।
हाँ, एरिया क्रॉस सेक्शन फिक्स मानते हैं, तो ये लेंथ इतना ज्यादा थोड़ी होता है। अब देखो इसका एक्सपेरिमेंट दिया है, लेंथ देखो क्या दिया है, देखो अब कितना चेंज हो रहा है लेंथ में, में चेंज हो रहा है। देखो 0.555 समझ रहे हैं अब आप, काफी स्मॉल चेंज होता है, जी ऐसा सर। थोड़ी कि हाँ बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है, नहीं। तो एरिया को कांस्टेंट मानते हैं हम लोग उस केस के लिए। लिख लिया। और यहाँ डेल्टा एक्स बाई डेल्टा डब्लू, यानी इसको हम मानते हैं एक तरह से आउटपुट बाय इनपुट, इसको बोलते हैं सेंसिटिविटी ऑफ द एक्सपेरिमेंट। सेंसिटिविटी ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स। लिख लिया सबने? हाँ सर। तो ये वाला पार्ट भी आपका हो गया है। अब जैसे इसमें क्वेश्चन है 42, इसने कहा कि फाइंड मैक्सिमम परमिसिबल एरर इन यंग्स मॉड्यूलस। तो इन सल्स एक्सपेरिमेंट, ये भी करवा देता हूँ मैं। In Charles experiment to find Young's modulus, the diameter of wire is measured. Diameter अपने को दिया हुआ है 0.050 सेंटीमीटर, यानी इसका जो डेल्टा डी मिलेगा वो 0.001 सेंटीमीटर है। लेंथ ऑफ वायर भी दिया है 125 सेंटीमीटर, तो इसका जो डेल्टा एल अपने को मिलेगा वो है 1 सेंटीमीटर। और वेट भी अपने को दिया, यानी मास अपने को दिया, तो m इक्वल टू दिया है 20.0 kg, यानी डेल्टा m हमारे पास में है 0.1 kg। इस पुट एक्सटेंशन द लेंथ ऑफ वायर वाज फाउंड टू बी दिस वन, यानी एक तरह से डेल्टा एल जो एक्सटेंशन इसमें मिला वो 0.100 सेंटीमीटर है ना। तो इसको आप चाहो तो x ले लो, तो इसका जो डेल्टा x होगा ना, दरअसल वो 0.001 सेंटीमीटर है। ठीक, तो कह रहा है कि फाइंड द मैक्सिमम परमिसिबल एरर इन यंग्स मॉड्यूलस। तो हमें मालूम है कि y इक्वल टू क्या होता है हमारे पास में, W/A डिवाइडेड बाई X/L। इसकी जगह स्मॉल l ले लेते हैं। तो हमें किस में, यंग्स मॉडुलस में चाहिए, तो y इक्वल टू W की जगह mg इंटू एल बाई x इंटू ए। तो ln y इक्वल टू ln m प्लस ln g प्लस ln l माइनस ln x माइनस ln a। इसको डिफरेंशिएट करेंगे, g में कोई एरर नहीं बता रहा है, इसका मतलब वो कांस्टेंट है। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो डेल्टा y बाई y ये हो जाएगा डेल्टा m बाई m प्लस ये तो जीरो हो गया, तो डेल्टा l बाई l माइनस डेल्टा x बाई x माइनस, अब देखो एरिया की बात कर रहा है, इसका देखना पड़ेगा एरिया का। ऐसा करते हैं ना, इसकी जगह mg/l बाई x ये हो जाएगा पाई d² बाई 4 हो जाएगा ना, एरिया क्रॉस सेक्शन दिया है। तो यहाँ हमारे पास में ये नहीं लूंगा मैं, तो ऐसा करते हैं g के साथ इसको डाल देते हैं,
तो जी के साथ कौन कौन आ जाएगा? तो जी के साथ आ गया 4 भी आ गया और पाई भी आ जाएगा, और यहाँ -x और ये हो जाएगा 2d/d आ जाएगा। तो हमें चाहिए परसेंटेज में चाहिए, है ना, इसने बताया नहीं परसेंटेज में चाहिए, मैक्सिमम परमिसिबल परसेंटेज। तो डेल्टा y/y इंटू 100 इक्वल टू डेल्टा m/m प्लस डेल्टा l/l प्लस डेल्टा x/x प्लस 2 डेल्टा d/d, सब दिया हुआ है आपको यहाँ, इनमें से रख दो सारी वैल्यूज, आंसर आ जाएगा आपके पास में। तो ये इसको भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो रहता है 6.3%। ठीक है, तो ये वाला पार्ट आपका हो गया। नेक्स्ट है यूनिट एंड डायमेंशन। लिख लिया है? लिख लिया? हाँ सर। तो जैसे आपको आइडिया तो है ही, इतना तो आप पढ़ के आए हो कि 7 डायमेंशंस प्लस 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं। इसका मतलब 7 ही डायमेंशन है, उसी के आसपास पूरी कहानी चल रही होगी, है ना। तो बता देता हूँ मैं आपको। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, तो कौन कौन सी है? एक तो लेंथ है हमारे पास में ना, नेम, तो लेंथ हो गया, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट,
टेम्परेचर, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, तो सिंबल क्या क्या है? लेंथ का मीटर, मास का किलोग्राम, टाइम का सेकंड, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, टेम्परेचर का केल्विन, इसका मोल, लुमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला, है ना। तो यहाँ इसका यूनिट क्या लेते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ यूनिट इसका एम, ये दरअसल यूनिट ही है, यहाँ सिंबल होना चाहिए, उल्टा कर देंगे। ये यूनिट है और यहाँ सिंबल है, इसका केजी, इसका सेकंड, इसका एम्पियर, इसका केल्विन, इसका मोल ही लेते हैं, और इसका सीडी। ठीक है, तो यहाँ जो डायमेंशंस होंगे इनकी, इसकी डायमेंशन को क्या लेते हैं हम लोग, एल, इसकी एम, इसका टी, इसका ए, इसका के, इसका मोल, और इसका सीडी। ये 7 डायमेंशंस। ल्यूमिनस का समझा नहीं। अब जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज है फिजिक्स में, उन सब का जो डायमेंशंस होगी वो इन्हीं से मिलके बनेगा वो। ठीक है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी बोला तो है, बोलता ना, जैसे टाइम है वैसे ल्यूमिनस इंटेंसिटी है। तो ये तो फंडामेंटल, ये तो हमारे पास क्या होगी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशंस ये रहेगी। अब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन की जब हम लोग बात करेंगे, तो वो जो फिजिकल क्वांटिटी है वो डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होगी, यानी उसकी जो यूनिट होगी वो इनसे मिलके बनी होगी। और फिर
ये जो फंडामेंटल फिजिकल डायमेंशन जो दिया हुआ है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की, इनसे मिलकर, इनके कॉम्बिनेशन से मिलकर उसका डायमेंशनल फॉर्मूला बनेगा। यानी उसके डायमेंशंस के बारे में बात करेंगे। कोई भी डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशनल जो फॉर्मूला मिलेगा वो इनके कॉम्बिनेशन से मिलेगा। ठीक है, क्योंकि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का जो नेचर होता है ना, ठीक है, उसको डिस्क्राइब किया जाता है डायमेंशंस के थ्रू। ये लिख लिया पहले तो। हाँ सर। नेचर of a physical quantity is described by its dimensions। ठीक है, तो ये डायमेंशंस है क्या? एक्चुअली डायमेंशंस जो है ना, ये पावर्स हैं। यानी डायमेंशंस क्या है? डायमेंशंस जैसे लेंथ में डायमेंशन क्या है? 1 है। मास में डायमेंशन क्या है? 1 है ना। एम्पेयर में डायमेंशन क्या है? इलेक्ट्रिक करंट में डायमेंशन क्या है? 1 है। केल्विन टेम्परेचर में डायमेंशन क्या है? 1 है। लेकिन अभी जैसा कि बात करें तो डायमेंशंस क्या है? मतलब डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, of physical quantity are the powers to which the fundamental या base quantities, fundamental or base quantities are raised to represent that physical quantity। Dimensions of a physical quantity are the powers to which the fundamental or base quantities are raised to represent that physical quantity। Okay, जैसे अगर मैं बात करूं कि डायमेंशंस ऑफ वॉल्यूम, तो वॉल्यूम की जब आप बात करते हो उसमें क्या लिखते हो? लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट लिखते हो ना। तो ये भी लेंथ, ये तो लेंथ के बाई गया। विड्थ भी एक तरह से लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, हाइट भी लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि सबको मीटर में मेजर करेंगे हम लोग। तो यानी इसका डायमेंशन क्या बात करोगे तो आप लिखोगे यहाँ दरअसल एल क्यूब। तो यानी लेंथ में इसके डायमेंशन कितनी है? 3 है ना। तो डायमेंशन इन लेंथ कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। ये मतलब हुआ। ठीक है,
यानी वॉल्यूम की डायमेंशन कितनी है लेंथ में? 3 है, ये मतलब हुआ। जैसे अगर मान लो मैं बात करूं कि वेलोसिटी की बात करता हूं, ये लिख लिया? हाँ सर। लेकिन अगर जैसे इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखूंगा मैं तो कैसे लिखूंगा, पहले भी बता दूं। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा इसका, देखो। तो मैकेनिक्स में हम लोग एम, एल और टी से फॉर्मूला लिखते हैं। आप सेवन फिजिकल क्वांटिटीज को लेने की जरूरत नहीं है, 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज को। तो मैकेनिक्स में सिर्फ एम, एल, टी होता है। तो यहाँ लिखेंगे M0, L3, T0। यानी डायमेंशन इन मास कितना है? 0 है। डायमेंशन इन लेंथ कितना है? 3 है। डायमेंशन इन टाइम कितना है? 0 है। ये डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। और अगर इसी को आप ऐसे लिखते हो, ये वॉल्यूम यहाँ है, तो अगर आप इसको ऐसे लिखते हो तो इसको हम बोलते हैं इक्वेशन बोलते हैं इसको, डायमेंशनल इक्वेशन बोलते हैं इसको। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? डायमेंशनल इक्वेशन। उसी तरह जैसे डायमेंशन इन वेलोसिटी की बात करते हैं, डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी या स्पीड सबकी एक ही होगी। तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या लिखते हैं एक तरह से हम लोग? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एक सिंपल उसमें बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ, इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा M0, L1 और T-1। तो देखो डायमेंशन इन मास कितना है? 0 है। डायमेंशन लेंथ कितना है? 1 है। डायमेंशन टाइम कितना है? -1 है। ठीक है ना? मेरे ख्याल से बात क्लियर हो गई होगी ये। तो अब करना क्या है आपको, क्योंकि सारे चैप्टर्स तो हमने पढ़ ही लिए हैं, सारी फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पता है, इसलिए हम लोग लास्ट में पढ़ाते हैं। तो अब आपको करना क्या है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की अगर डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए तो उस फिजिकल क्वांटिटी में आपको देखना है कि किस फोर्स के फॉर्मूले में वो फिजिकल क्वांटिटी आ रही है या किस एनर्जी के फॉर्मूले में फिजिकल क्वांटिटी आ रही है। तो उससे निकालना आसान है। मैं पहले फोर्स का बताता हूँ आपको, डायमेंशंस ऑफ फोर्स भी बता देता हूँ। तो क्या होगा? F इक्वल टू ma होता है ना? और ये m मतलब इसको क्या लिखोगे आप? यानी kg। और एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन को आप लिखोगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा तो वो हो जाएगा M/L/T-2। ये इसका फॉर्मूला होगा M/L/T-2। तो ये फॉर्मूला याद रखना है, कैसे भी हो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ना? इसको तो याद रखना ही है, और याद किया जा सकता है, आपको दिखाया दिया मैंने कैसे करना है। तो ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्योंकि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को आप पूछेगा भी मेरे से, मैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का आपको डायमेंशनल फॉर्मूला बता सकता हूँ। ठीक है, किसी भी का भी, मतलब जितनी भी फिजिक्स में जितनी फिजिकल क्वांटिटी, सबका फॉर्मूला याद नहीं करना है, लेकिन रिलेट करना आना चाहिए आपको, तो तुरंत मिल जाएगा। अभी बताऊंगा आपको, जो भी आप पूछोगे उसका आंसर दूंगा मैं। तो ये आ गया। और एक होगा एनर्जी का, डायमेंशंस ऑफ एनर्जी, उसका बताता हूँ मैं।
तो डायमेंशंस ऑफ एनर्जी, जैसे आप देखो फोर्स में, देखो आप फोर्स की जो डायमेंशंस है, मास में कितना है 1 है, लेंथ में कितना है 1 है, टाइम में कितना है -2 है। तो उसी तरह डायमेंशंस ऑफ एनर्जी की बात करेंगे तो एनर्जी आप चाहो तो हाफ mv² से देख लो, है ना, बाय काइनेटिक एनर्जी से देख लो, या mgh से देख लो, आना वही है। तो अगर आप चाहो तो ये ले लो, आप चाहो तो mgh से ले लो, है ना। तो m का मतलब kg, और ये क्या है, तो इसको क्या लिखोगे, मीटर पर सेकंड का होल स्क्वायर। यानी इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला है, डायमेंशनल फॉर्मूला मतलब एक एक्सप्रेशन होगा जिसमें किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज को फंडामेंटल क्वांटिटीज के कॉम्बिनेशन से बनाया गया होगा, एक तरह से अब आया होगा वो। तो ये हो जाएगा हमारे पास में m(L²) T-2। तो एक ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो डायमेंशंस ऑफ एनर्जी, इन लेंथ कितना है 1 है, सॉरी 2 है, मास कितना है 1 है, टाइम कितना है -2 है। तो ये दो फॉर्मूले हैं जो कि ये तो याद रखने हैं आपको, बाकी किसी का भी आप निकाल सकते हो। लिख लीजिए। जैसे अभी मैं कहूँ कि जो परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम है उसका क्या होगा डायमेंशनल फॉर्मूला, जैसे निकाल के दिखाता हूँ मैं आपको। लिख लो इसको। लिख लिया। लिख लिया क्या? हाँ सर। हाँ तो जैसे उसकी बात करते हैं हम लोग। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ permittivity of vacuum. तो हमें मालूम है कि F इक्वल टू क्या होता है, Q²/4πε0r²। मैंने दो चार्ज पार्टिकल ले सेम उसके मैग्नीट्यूड के, तो ये है। तो हमें मालूम है कि Q/T इक्वल टू क्या होता है, I होता है, इलेक्ट्रिक करंट होता है। तो Q का डायमेंशनल फॉर्मूला मिल गया अपने को, यहाँ से मिल जाएगा। तो हमें तो ε0 का चाहिए, तो क्या हो जाएगा Q²/F r², मतलब इसके प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब इसका तो हो गया AT का होल स्क्वायर डिवाइड बाई F का क्या है mLT-2 इंटू L²। तो ये आ गया हमारे पास में ε0 का डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल इक्वेशन जो बनेगी वो हो जाएगी m-1
L टू पावर -3, T टू पावर 4 और A टू पावर 2। ये आंसर है। आई बात समझ में? हाँ सर। सर इस तरह से करेंगे हम लोग। लिख लीजिए इसको। अब देखो ये डायमेंशनल फॉर्मूला अगर अपने को पता है तो हम लोग अगर कोई इक्वेशन अपने को गिवन है तो उस इक्वेशन की करेक्टनेस भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। लिख लिया है? हाँ सर। हाँ सर। तो हम बात करेंगे जैसे डायमेंशनल एनालिसिस की। अच्छा ये भी बात कर लेते हैं कि चलो पहले यही कर लेते हैं डायमेंशनल एनालिसिस से पहले ये यूनिट चेंज वाला बात भी पहले कर लेते हैं ना कि सिस्टम से अगर एक सिस्टम, वैसे तो ऐसा यूनिट की बात करते हैं हम लोग, लेकिन फिर भी जैसे सीजीएस की बात करते हैं, सीजीएस में क्या क्या होगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। और एफपीएस भी सिस्टम होता है। एफपीएस में क्या होगा, फुट पाउंड सेकंड होता है। सीजीएस में जैसे सेंटीमीटर ग्राम सेकंड होता है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि सीजीएस में कन्वर्ट करेंगे या कोई नया सिस्टम बना देगा वो। जैसे अभी एक क्वेश्चन करवाऊंगा आपको तो नया सिस्टम में कन्वर्ट करवाएगा कि इसको इस यूनिट में चेंज करो, तो ऐसा भी हो सकता है। तो ये यूज करते हैं देखो इस कॉन्सेप्ट को, यानी कहने का मतलब है कि ये याद रखना है। देखो मैग्नीट्यूड इक्वल टू होता है न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट, ठीक है। और ये हमेशा कांस्टेंट होता है। आप एक यूनिट सिस्टम से दूसरे यूनिट सिस्टम में लेके जाओगे तो मैग्नीट्यूड कभी चेंज नहीं होता है। कहने का मतलब ये कि N1 U1, N1 में इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, U1 इसको इक्वल टू N2 U2, ये हमेशा रहेगा, ये चेंज नहीं करेगा। ठीक है, तो N1 U1 इक्वल टू N2 U2 हमेशा रहेगा। जैसे मान लो अपने को न्यूटन को 1 न्यूटन को, ये दरअसल एम के सिस्टम होता है, इसको अपने को ले जाना है 1 न्यूटन को सीजीएस सिस्टम में, है ना। 1 न्यूटन, तो हमें ये मालूम है कि इधर एम के सिस्टम है, इधर ये सीजीएस है, और इसी को हमने एक्सटेंड करके ऐसा सिस्टम बनाया है एम के इसको ही। तो यहाँ आप देखोगे कि इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है न्यूटन का, मतलब जो फोर्स है, ये न्यूटन मतलब फोर्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये होता है MLT-2, है ना। तो यहाँ आप एम केस मतलब केजी में है तो क्या लिखोगे देखो इसको, और सीरियस में जब जाएंगे तो क्या लिखेंगे, तो M1 इक्वल टू आप लिखो 1 kg, क्या लिखोगे
1 kg, लेकिन ये क्या होगा 1000 ग्राम होगा। L1 की बात करोगे तो क्या लिखोगे 1 मीटर, यानी 100 सेंटीमीटर की बात करोगे। T की बात करोगे तो T1 इक्वल टू क्या लिखोगे 1 सेकंड ही लिखोगे, है ना। उसी तरह यहाँ आ जाओ, और यहाँ N1 की वैल्यू क्या है 1 है, क्योंकि 1 न्यूटन को कन्वर्ट करना है। उसी तरह यहाँ देखेंगे तो M2 इक्वल टू क्या होगा, ये 1 ग्राम है। L1 इक्वल टू क्या होगा 1 सेंटीमीटर है, और T2 सॉरी ये L2 है, T2 इक्वल टू क्या होगा 1 सेकंड है। हमें क्या फाइंड करना है, एक तरह से N2 फाइंड करना है। ठीक है, ये लिख लो, फिर आगे का बताता हूँ मैं आपको। लिख लिया? हाँ सर। नहीं तो सर, एक यहाँ मिनट। क्या तो यहाँ हम लोग ऐसे लिखते हैं N1, ये होगा M1 L1 T1 माइनस 2 इक्वल टू N2 इक्वल टू M2 L2 T2 पावर माइनस 2। तो हमें N1 पता है 1 है, M1 कितना है 1000 ग्राम है, ये कितना है 100 सेंटीमीटर है, और ये कितना है 1 सेकंड टू पावर माइनस 2 है, इक्वल टू N2। तो हमारे पास M2 कितना है 1 ग्राम है, ये कितना है 1 सेंटीमीटर है, और ये कितना है 1 सेकंड है ना, 1 सेकंड टू पावर माइनस 2। इसको जब सॉल्व करोगे तो N2 की वैल्यू देखो कितना आ रहा है 10 टू पावर 5 आ रहा है ना। और यहाँ देखो ये क्या था हमारे पास में ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ग्राम है ना, तो उसको लिखते हैं डाइन। यानी इसका मतलब हुआ 1 न्यूटन इक्वल टू होगा 10 टू पावर 5 ग्राम सेकंड पर सेकंड स्क्वायर है, इसको लिखते हैं 10 टू पावर 5 डाइन, DYNE। ये यानी इस पूरी को लिखते हैं हम लोग 1 डाइन। ये रिलेशन निकल के आता है इसमें, लिख लो इसको। लिख लिया? सर एक मिनट। हाँ सर, हो गया।
ये हमारे पास में MK से, इधर है CGS है। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला ये होता है किसका, एनर्जी का। तो हमें 1 जूल को कन्वर्ट करना है CGS में। तो यानी M1 इक्वल टू क्या होगा, 1 kg। 1 kg मतलब 100 ग्राम, सॉरी 1000 ग्राम। L1 इक्वल टू कितना होगा, 1 मीटर, यानी 100 सेंटीमीटर। T1 इक्वल टू 1 सेकंड और N1 इक्वल टू 1। तो यहाँ M2 इक्वल टू 1 ग्राम, L2 इक्वल टू 1 सेंटीमीटर और T2 इक्वल टू 1 सेकंड, और हमें N2 फाइंड करना है। तो रखो, तो N1 तो जाएगा M1 L1 का होल स्क्वायर T1 टू पावर -2 इक्वल टू N2 M2 L2 टू पावर 2 T2 टू पावर -2। तो N1 तो 1 है, M1 कितना है 100 ग्राम, L1 कितना है तो 100 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, ये 1 सेकंड टू पावर -2 इक्वल टू N2, ये कितना है 1 ग्राम, ये कितना है 1 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, ये कितना है 1 सेकंड टू पावर -2 है ना, ये -2। तो आप यहाँ देखो N2 की वैल्यू आ रही है 10 टू पावर 7 है ना। इसका मतलब ये हुआ कि 1 जूल इक्वल टू होता है 10 टू पावर 7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, और इस पूरी क्वांटिटी को बोलते हैं अर्ग, यानी 10 टू पावर 7 अर्ग, यानी 1 जूल इक्वल टू होता है 10 टू पावर 7 अर्ग। क्लियर? अच्छा, जैसे क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, ये पार्ट 1 का है, ठीक है। ये 11th क्लास 2.3 क्वेश्चन नंबर 2.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, लिखवा देता हूँ मैं। अ कैलोरी इज अ यूनिट ऑफ हीट और एनर्जी and it equals about 4.2 joule, where 1 joule equal to a 1 kg meter square second to power -2. Suppose we employ a system of units in which the unit
of mass equals alpha kg. The unit of length equals beta meter. The unit of time is gamma second. Show that a calorie has a magnitude 4.2, alpha to power -1, beta to power -2, gamma square in terms of the new units. In terms of new units. ठीक है, इसको ट्राई करिए तो। हो गया, लिख लिया? हाँ सर। हो गया ना? लिख लिया, इसको रफ कर दूं? हाँ सर। हाँ सर। तो देखो क्या था कॉन्सेप्ट, 1 कैलोरी
इक्वल टू 4.2 क्या है kg मीटर स्क्वायर सेकंड टू पावर -2 इक्वल टू हमें ले जाना इसमें N2 है ना, और ये एनर्जी का ये तो M2 L2 पावर 2 T2 पावर -2 इसमें लेके जाना है अपने को ना, यही है। तो यहाँ लेकिन अब आप देखो ये तो आ ही रहा हमारे पास में, तो यहाँ क्या लिखोगे आप N2 N2 M2 कितना है, यानी M2 को लिखोगे आप अल्फा kg, L2 क्या लिखोगे यहाँ बीटा मीटर का होल स्क्वायर, और इसको क्या लिखोगे गामा सेकंड टू पावर -2। तो आप देखो केजी से केजी कट गया, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट जाएगा है ना, सेकंड टू पावर -2 से ये कट जाएगा, तो हमारे पास में N2, तो देयरफॉर N2 इक्वल टू कितना आ गया 4.2 अल्फा टू पावर -1 बीटा टू पावर -2 और गामा टू पावर 2, ये आंसर है। समझ में आएगा कॉन्सेप्ट कैसे यूज करना है। हाँ Yes, सर। sir. लिख लीजिए इसको। अभी वेट करेगा 1 मिनट। हाँ।
मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर। और नेक्स्ट है, जैसे हम लोग बात करेंगे कि कुछ और भी पॉइंट्स ऐसे हैं, बताता हूँ मैं, डायमेंशन एनालिसिस पर भी आऊंगा। जैसे ये ध्यान रखना है कि कहाँ का आपको फिजिकल क्वांटिटीज जो हैं वो डायमेंशनलेस मिलने वाली है, कहाँ का डायमेंशनलेस होना चाहिए। ठीक है, जैसे अगर मान लो मैं इक्वेशन लिखूं y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स है मान लो, तो ये पूरे के पूरे डायमेंशनलेस होना चाहिए। साइन के अंदर या कॉस के अंदर या टेन के अंदर, मतलब जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं उसके अंदर जो भी फिजिकल क्वांटिटीज होगी उन सबका डायमेंशनलेस मिलना चाहिए। यानी ओमेगा की डायमेंशन इस तरह से होगी कि वो टी से कैंसिल हो जाए, कैंसिल आउट हो जाए। यानी इसका मतलब ओमेगा की डायमेंशन होगी रेडियन पर सेकंड, और ऊपर क्या है सेकंड, तो कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि रेडियन की कोई यूनिट, कोई डायमेंशन नहीं होती, रेडियन की कोई डायमेंशन नहीं है ना। और उसी तरह यहाँ यहाँ देखो के एक्स, तो के को क्या लिखते हैं 2 पाई बाय लेमडा लिखते हैं, तो लेमडा का क्या है मीटर में, ऊपर भी क्या है मीटर में, तो डायमेंशनलेस होना चाहिए। यानी पूरा इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर सारा मिला के क्या होना चाहिए, डायमेंशनलेस होना चाहिए। इसमें भी डायमेंशनलेस होना चाहिए। मान लो e टू पावर प्लस में ले लेते चलो, और ये अपने को दे दिया मान लो, है ना, जैसे कि bx/c इस तरह से दे दिया है, तो ये पूरा ऊपर वाला जो है e टू पावर में सारा डायमेंशनलेस होना चाहिए। क्लियर है? यानी इस तरह से डायमेंशन यहाँ होगी कि आप सी का जैसे गिवन होगा तो एक्स मान लो मीटर में है, तो आप बी का फाइंड कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये पूरा ब्रैकेट में जो है e टू पावर सारा डायमेंशनलेस होना चाहिए। ये भी डायमेंशनलेस होना चाहिए, मान लो ऐसा है, मान लो बेस ई ले लिया मैंने, और यहाँ भी मान लो आपको दे दिया इसने bx+c/d ऐसा दे दिया है। ये सारा का सारा ये भी डायमेंशनलेस होना चाहिए। ठीक है, या जैसे ऐसे भी दे दिया उसने y इक्वल टू ए 2 टू पावर, यानी x+y/z, ये भी 2 की पावर में है, ये भी डायमेंशनलेस होना चाहिए, पूरा पावर में है ना, तो ये पूरा डायमेंशनलेस होना चाहिए। तो इन पॉइंट्स का ध्यान रखना है, क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं मेंस में, एडवांस में भी आते हैं, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये छोटा सा ही, ज्यादा कुछ है नहीं, जो पढ़ा है उतना ही करना था यार आपको। बाकी मैं आपको पीडीएफ भेज ही दिया, उसमें सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, तो आपको ये करना है। ठीक है, डायमेंशनलेस बनाना है, मतलब डायमेंशनलेस होगा उस हिसाब से फिजिकल क्वांटिटी जो भी अननोन होगी उसका डायमेंशनल फॉर्मूला हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो ये 4 पॉइंट मैंने आपको यहाँ बता दिए हैं, है ना, तो इसमें जो भी होगा वो डायमेंशनलेस होगा। देखते पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास में डायमेंशनल एनालिसिस। तो डायमेंशनल एनालिसिस की जब हम लोग बात करते हैं, तो एक तो आपको कोई इक्वेशन गिवन होगी, है ना, उसकी करेक्टनेस हम लोग चेक कर सकते हैं, है ना। करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन कैन बी चेक्ड। ठीक, दूसरा अब करेक्टनेस में, जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, तो एक बात और याद रखना है कि सेम फिजिकल क्वांटिटीज को ही आप ऐड कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बात करूं, तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, इसका मतलब इसकी डायमेंशन और इसकी डायमेंशन और इसकी डायमेंशन सेम होना चाहिए, क्योंकि ये प्लस में है या माइनस में है मान लो, तब भी, है ना। तो इसका मतलब यू टी का, सिर्फ यू का नहीं, यू टी का, क्योंकि ये प्लस में है, तो यू टी मतलब वही देखो, इसका भी मिनट मीटर में आ रहा है, एस भी मीटर में, और हाफ ए टी स्क्वायर भी मीटर में ही है। ठीक है, तो ये सब सेम उसमें होना चाहिए, तो आप इसकी करेक्टनेस बता सकते हो कि करेक्ट है कि नहीं, ये ध्यान रखना है।
दूसरा, आप एक नया फॉर्मूला डिजाइन कर सकते हो, जैसे MC स्क्वायर कैसे आया है, ये डायमेंशनल एनालिसिस से लाया गया है। जैसे 2 पाई √L/G, जैसे सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो भी हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस के थ्रू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा इसमें कैसे चेक करना है क्या है। अगर मान लो मल्टीप्लाई में भी हो रहा है तब भी आप, मल्टीप्लाई में भी हो रहा है तब भी हम बता सकते हैं, है ना। जैसे क्वेश्चंस लेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। जैसे एक और एग्जांपल लेता हूँ मैं। मान लो जैसे कि ये ले लो आप, F = ma, है ना। तो मास इंटू ma, इसका मतलब अगर मुझे, जैसे इसका पता है ए का, जैसे मान लो ए का मुझे पता है, वैसे तो अपने को मालूम है एम का एम kg है, लेकिन जैसे मान लो मुझे एफ का पता है तो मैं एम का फाइंड कर सकता हूँ यहाँ। जैसे एफ का क्या है, ML/T-2, और ये एम का हमें फाइंड करना है, तो ए का क्या लिखोगे आप, L-T⁻²। तो आप देखो कि एम का जो है वो आ जाएगा, एम आ जाएगा, बाकी सब कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। तो आप इसकी करेक्टनेस देख सकते हो, या यहाँ से भी देख लो करेक्टनेस की है कि नहीं, F = m आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो आ रहा है ना। तो ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला की इक्वल होना चाहिए, इन दोनों के डायमेंशनल फॉर्मूला, है ना। समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ये करेक्टनेस चेक कर सकते हैं हम लोग, दोनों साइड सेम होना चाहिए। तो आ भी रहा, देखो ये, इसको भी कैपिटल एम, है ना, वही मास ही तो है, इसका कैपिटल एम कर लो, या इसका भी देखो एम ही मिल रहा है, तो वही आ जाएगा कहने का मतलब। ठीक है भाई। नेक्स्ट हमारे पास में, डिड्यूस द फॉर्मूला by using dimension analysis। तो deduce the formula by using dimensional analysis। जैसे अगर मान लो मैं बात करूं कि मास और जो स्पीड ऑफ लाइट है उस पे मान लो एनर्जी डिपेंड करता है, जैसे E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास है ना। तो मास और उस पर डिपेंड कर रहा है मान लो, कहने का मतलब है। तो यानी कहने का मतलब क्या है, कि जैसे अपने को दे दिया कि एनर्जी डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ a body and speed of light। तो हमें ये फॉर्मूला डिजाइन करना है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m2 है ना। तो m2 क्या हो जाएगा, A, C2 हो जाएगा B। ठीक है, ये इस तरह से डिपेंड कर रहा है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे ML, इक्वेशन लिखूंगा मैं यहाँ, तो ML तो T2⁻², यहाँ एक कांस्टेंट आ जाएगा, इसको चाहो तो आप ऐसे लिख दो, E = K M2 A C2 B। तो अब M का क्या है, kg,
तो सॉरी मतलब वो, तो कैपिटल M टू पावर A है ना, और यहाँ C लाइट की स्पीड, तो क्या लिखेंगे LT-1 टू पावर B। तो यहाँ हम लोग कंपेयर करेंगे, तो कंपेयर करो, देखो A, यहाँ देखो A इक्वल टू क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। एल के लिए कंपेयर करो तो क्या आ रहा है, देखो यहाँ 2 इक्वल टू, ये आ रहा हमारे पास में कितना जा रहा है, बी आ रहा है। उसी तरह -2 का देख लो, तो -2 इक्वल टू क्या आ रहा है, बी आ रहा है ना। तो वो तो आ ही रहा है, बी इक्वल टू 2 आ रहा है। इसका मतलब हमारे पास में इक्वेशन आ गई है, स्मॉल के M C2 पावर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो यही तो है, और एक्सपेरिमेंटली के की वैल्यू क्या आ जाती है, 1 आ जाती है। तो यही फॉर्मूला होता है, लेकिन वो एक्सपेरिमेंटली के इक्वल टू क्या है, 1, तो E इक्वल टू में क्या मिल जाएगा यहाँ, MC²। इस तरह से करेंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई भाई? हाँ सर। तो लिख लो इसका। तो इस तरह से कर लेंगे। जैसे अगर कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि अ, जो मास है, अगर मान लो हमारे पास में फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है, कैपिटल G, C और स्मॉल h, तो इनकी टर्म में मास का आपको बताना डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, है ना। जैसे क्वेश्चन लिख लिया सबने। हाँ सर। तो जैसे नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास में, इफ कैपिटल G, H एंड C, समझते हैं ना क्या है कैपिटल G, यहाँ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, H क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। इफ G, H एंड C आर फंडामेंटल physical quantities, then find the dimensional formula of mass। ठीक है, तो क्या करेंगे इसमें, यानी हम मास की बात कर रहे हैं, तो मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू G2 पावर A, H2 पावर B एंड C2 पावर, या ऐसा करते हैं XYZ लेते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा, X Y एंड Z, ये दिया मैं। ओके, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, मास इक्वल टू स्मॉल के G2 पावर X, H2 पावर Y, C2 पावर Z। हमें मास को इस टर्म में लाना है, तो कुछ नहीं करना है,
तो जाएगा M L0 T0। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला ये है ना, हमें इस फॉर्म में लाना है। तो K, तो G का क्या होगा, तो G का यहाँ से लेकर आएंगे। तो G M² है ना बाई R² है मान लो। तो कितना हो जाएगा भाई G का होगा MLT-2 L² तो यहाँ आ गया हमारे पास में M⁻⁻1 L³ T⁻⁻2। तो हो गया M⁻⁻1 L³ T⁻⁻2 टू पावर X H, यानी वो भी एनर्जी का ही है। तो H न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी यानी नीचे टाइम पीरियड। तो इसका H का आ जाएगा ML²T-2, क्योंकि फ्रीक्वेंसी यानी 1/T, यानी इसका मतलब ये -1 होगा। यहाँ ये क्या हो जाएगा, -1 आ जाएगा। तो ये H का आ गया, तो रखो यहाँ। तो कितना हो जाएगा ये ML²T-1 टू पावर 1, और इसका कितना होगा यहाँ, इसका हो जाएगा LT-1 टू पावर Z। बात समझ में आ गई। तो इसको कंपेयर करेंगे। तो ML0T0 इक्वल टू K, और ये हो जाएगा M2 पावर -X प्लस Y, L3X प्लस 2Y प्लस Z, फिर T -2X -Y -Z। ठीक है, तो यहाँ देखो यानी 1 इक्वल टू, कंपेयर करेंगे तो 1 इक्वल टू क्या लिखेंगे, -X प्लस Y। फिर हमारे पास में 0 इक्वल टू 3X प्लस 2Y प्लस Z। फिर 0 इक्वल टू -2X -Y -Z। 3 अननोन है, 3 इक्वेशन है, X Y Z निकाल लेंगे, इसमें रख देंगे, हमारे मास का इनके टर्म में आ जाएगा। बात क्लियर है, मैंने क्या कहा फाइनल अभी बताता हूँ, लिख ले इसको। ये आपका ये लास्ट पार्ट था इसका, तो ये हो गया, सब कंप्लीट हो गया इसमें। अब आप जो आपको जो मैंने PDF भेजा है वो सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, मालूम है। सारा कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया, जितना आया है ना उतना ही है, उतना ही आता है, उससे ज्यादा आ भी नहीं सकता, है ही नहीं कुछ ज्यादा। तो उसका PDF में सारे क्वेश्चन बनने चाहिए अब। और कल एक लेक्चर में वो हो जाएगा आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। हो गया ना।
चलो कैलकुलेट करते हैं जैसे इसको। तो हमारे पास में यहाँ से क्या करते हैं, देखो बेटा सॉल्व तो करिए अब आप लोग, टेढ़ा क्वेश्चन हो गया जैसे तो। चलिए देखते हैं क्या किया जाए। इन दोनों इक्वेशन में एक्स की वैल्यू रख देता हूँ मैं तो एक्स इक्वल टू क्या लेके लिखूंगा, देखो मैं y माइनस वन, इसको पहली इक्वेशन में रख देते हैं। तो 0 इक्वल टू 3 y माइनस वन प्लस 2y प्लस जेड। तो हमारे पास में ये इक्वेशन कितनी आ गई है, तो ये जाएगा 5y प्लस जेड माइनस 3, ये आ गया। और दूसरे वाले में रख देंगे तो 0 इक्वल टू -2, तो y माइनस वन माइनस वाई माइनस जेड। तो ये हो गया हमारे पास में प्लस माइनस यानी -3y प्लस 2। क्यों हो गया, क्योंकि मैंने उसमें ऐड कर लिया हो, और माइनस जेड, इन दोनों का ऐड कर लो, है ना। तो इसको 1 मान लेता हूँ मैं, इसको 2 मान लेता हूँ। तो दोनों का ऐड करेंगे, जेड कैंसिल आउट हो गया, तो 1 प्लस 2 करेंगे तो 0 इक्वल टू ये हो गया हमारे पास में 2y, है ना, माइनस वन, 2y माइनस वन, यानी y की वैल्यू अपने को मिल गई यहाँ से हाफ। हाफ को वहां रखेंगे तो x मिल गया अपने को माइनस हाफ, ये मिल गया, x भी मिल गया। अब और क्या करना है भाई, इसमें z निकाल लेते हैं, किसी एक में पुट कर देते हैं। तो किस में पुट करें, यानी इस वाली में पुट कर देते हैं। तो 0 इक्वल टू 5 इंटू 1/2 प्लस z माइनस 3 यानी 2.5 यानी हाफ, z इक्वल टू हाफ आ गया यानी। तो ये आ गया हमारे पास, ठीक है। तो क्या आ गया, देखो सब हाफ 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 कुछ मिल गया है, तो कुछ तो बन गया है, तो कर लेंगे। थ्योरी भी होगी, लेकिन कॉन्सेप्ट ये है, आप देख लेना, मुझे भी एग्जैक्टली नहीं आंसर क्या है मालूम नहीं, इसका आंसर क्या है, लेकिन ये आ जाएगा दरअसल मास का हमारे पास में k g2 पावर माइनस हाफ, h2 पावर हाफ और z2 पावर हाफ, है ना। तो ये इसका आंसर होगा। एन के टर्म में इसका डायमेंशनल फॉर्मूला मिल गया अपने को। हाफ होगा ना हाँ जी, सर, C2 पर हाफ होगा। हाँ हाँ हाँ, ये आ जाएगा ऐसे, ठीक है। चलो हो गया है, तो अब आप कर लो, पीडीएफ कर लो, डिस्कस कर लूंगा मैं। ठीक है, चलो फिर, ओके बाय बाय।